आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नाजिम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज़। नाज़रीन, मैं अपनी बात कुछ इस तरह से शुरू करना चाहूँगी, इस खूबसूरत शेर के साथ शुरू करना चाहूँगी कि धूप से निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों से हटाकर देखो। जी हाँ नाज़रीन, ये बेशकीमती ज़िंदगी जो ऊपर वाले ने हमें बख्शी है, हम इसे पूरी शिद्दत से गुजारते हैं। तमाम उम्र हम ऊंची नीची राहों से गुजरते हैं, कभी गिरते हैं तो कभी संभलते हैं, लेकिन पूरी कामयाबी के साथ इस सफ़र को गुजारने की हम हर चंद कोशिश करते हैं। लेकिन जनाब, कभी कभी अपनी ही की हुई गलतियों से कुछ जो है हादसात भी दरपेश आते हैं। जदीद दौर में अगर नज़र दौड़ाएं तो हर इंसान जल्दबाजी में, किसी को ऑफिस जाने की जल्दी है, कोई जल्दी जल्दी घर के काम निपटाना चाहता है, किसी कामयाबी की जल्दी है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो आजकल की जदीद दौर में नौजवान जो नस्ल है ना, वो भी जस्ट फॉर फन कहकर कई कारनामे अंजाम देती थी है, जिसके नतीजे में जो ख़तरनाक हादसात हैं वो पेश आते हैं। जैसे कि सड़क पर चलते चलते मोबाइल पर बात करना, या गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करना, या फिर लेट नाइट पार्टीज करके घर पर वापस आना तो तेज़ गाड़ी चलाना। इस तरह की कई मिसालें हैं जिसके हमने जो हादसात हैं वो देखे हैं, जो दरपेश आए हैं। तो नाज़रीन, हम ये कहना चाहेंगे कि यूँ तो हादसे जो है वो कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ भी पेश आ सकते हैं, चाहे वो घर हो चाहे वो सड़क हो, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के तय कितने फ़िक्रमंद हैं, कितने बेदार हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे हेलो डॉक्टर के इस बेहद ख़ास शुमारे में ट्रॉमा इंजरी से जुड़ी हुई कौन से वो हादसात हैं जो हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में पेश आ सकते हैं, और अगर ऐसे हादसात पेश आ भी रहे हैं तो हम कैसे उनसे बच सकते हैं, ख़तरे को कैसे टाला जा सकता है, क्या वजूहात है जिनकी वजह से हम इन हादसात के शिकार हो जाते हैं। इन तमाम पहलुओं पर इन तमाम बातों को हम जानेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, जिसके लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल को। आपका करवाएंगे उनसे तारुफ, और आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप हमसे लाइव राब्ता कायम कर सकते हैं। हमें जल्दी से फ़ोन मिलाइए हमारे टोल फ्री नंबर पर जो हमारे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अपने एक्सपर्ट से करवाएं आपका तारुफ। इससे पहले आइए नज़र डाल लेते हैं मुख्तसर सी नज़र इस खास रिपोर्ट पर। नाजरीन, वर्ल्ड ट्रॉमा डे सेहत से मुतालिक आगाही का एक अहम वाक़या है जो हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। ट्रॉमा इंजरी एक ऐसी चोट है जो अचानक और शरीर में जिस्मानी धचके या हादसात की वजह से पेश आती है। ट्रॉमेटिक इंजरी का मुद्दा बहुत ही हसास और अहम है, खासकर जब ये जख्म फौरी तिब्बी इमदाद का मुतालबा करते हैं। ऐसे जख्मों का इलाज न सिर्फ जिस्मानी बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी किया जाना बेहद जरूरी है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, दिमाग पर लगी चोटें जिन्हें आमतौर पर TBI कहा जाता है, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। ये चोट गिरने, सिर पर किसी सख्त चीज के टकराने या एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है। इसके नतीजे में मतली, चक्कर आना, होश खोना या यहाँ तक के कोमा भी हो सकता है। फ्रैक्चर या हड्डियों का टूटना आमतौर पर हादसात, गिरने या दबाव के नतीजे में होता है। इस तरह की चोटें जिन हड्डियों पर ज्यादा असर डालती हैं उनमें पैर, हाथ, कंधे और पसलियां शामिल हैं। स्पाइनल कोड इंजरी, रीढ़ की हड्डी पर चोट बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इसका असर पूरे जिस्म पर पड़ सकता है और इस चोट से इंसान के चलने फिरने की सलाहियत पर भी असर पड़ सकता है। इंटरनल इंजरीज, कुछ हादसात में बाहरी तौर पर जख्म नजर नहीं आते लेकिन अंदरूनी चोटें हो सकती हैं, जैसे कि दिल, फेफड़े, जिगर या गुर्दे पर असर। इन जख्मों का तशखीस और इलाज काफी नाजुक होता है। फौरन तिब्बी इमदाद का होना बेहद जरूरी है। हादसे के बाद अगर फौरन इलाज मिल जाए तो जख्मों का असर कम किया जा सकता है, जिसमें एम्बुलेंस की फौरन दस्तयाबी। इस तरह के जख्मों के मामले में फौरन तिब्बी मदद और सही इलाज मरीज की जिंदगी और मौत के बीच का फर्क साबित हो सकता है। ट्रॉमेटिक इंजरीज का असर शदीद हो सकता है, मगर सही इलाज और तवज्जो से जिंदगी वापस पटरी पर लाई जा सकती है। तो जैसा कि फरहान, हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि ट्रॉमेटिक जो इंजरीज होती है इनका मसला कितना संगीन है और हसास है, और इंजरी अगर आपके हेड में है या फिर आपके स्पाइन से जुड़ी हुई या फिर गुम चोटें भी आती हैं। हमने ये भी देखा है कि बच्चे जिनका ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, अक्सर बालकनी से नीचे गिरने के जो हादसात हैं वो पेश आते रहते हैं।
क्या कहना चाहेंगे आप? अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई बच्चा है वो किसी जंगले पे खड़ा है, किसी बालकनी में खड़ा है, या फिर वो सड़क पार कर रहा है, तो सड़क पार करते हुए कहीं भी उसके माँ बाप या उसके साथ जो भी है गफलत में आ जाता है, तो किसी भी तरह का हादसा पेश आ सकता है। या जैसे कि समरीन ने बताया कि जब गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते वक्त अपने होशो हवास को सही रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सी भी भूल आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। आप तो परेशानी में जाएंगे, साथ में आपके अलावा जो आपके दीगर घर के लोग हैं वो भी बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हमेशा होशियार रहें, और जिन चीज़ों का हमारे एक्सपर्ट बताते हैं, अक्सर हमारी जो ये हुकूमत है वो भी आपको बेदार करने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम चलाती है, तो उनको समझना चाहिए, उनको समझने के साथ साथ उन पर अमल भी करना चाहिए। जब आप ये सब करेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो आप उन हादसा से बचेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आज का ये हमारा जो टॉपिक है, जो ट्रॉमा इंजरी पर आपसे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, हमारे माहिरीन आपको बताएंगे, आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। तो आज हमारे इस ख़ास प्रोग्राम में जो मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर विजय कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक, एम्स दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एएस मूर्ति। डॉक्टर एएस मूर्ति सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट तो हैं ही, साथ में बर्न एंड सर्जरी डिपार्टमेंट एम्स में इंचार्ज हैं। हम आपका खैर मकदम करते हैं मूर्ति सर। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तनकेश्वर, जो कि प्रोफेसर हैं, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और यहाँ पर आप बता रहे हैं प्रोग्राम के बारे में, या जो भी चीज़ें हम आपसे पूछेंगे आप उसकी हमारे प्रोग्राम देखने वालों को उसके बारे में जानकारी देंगे। प्रोग्राम की शुरुआत मैं डॉक्टर तनकेश्वर आपसे करता हूँ। अभी जैसा कि हमने रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से ये जो हादसात हैं ख़तरनाक हो सकते हैं, उनके बारे में समझना ज़रूरी है, बेदार रहना ज़रूरी है, अपने होश-ओ-हवास को अपने काबू में रखना ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये ट्रॉमा इंजरी होती क्या है, और अगर कहीं कोई हादसा हो जाता है ऐसा, तो उस वक्त वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको किस तरह का अमल में मतलब करना चाहिए, क्या करना चाहिए? डॉक्टर तनकेश्वर। हाँ जी, तो ट्रॉमा इंजरी खास करके हमारा लोग समझते हैं कि मेनली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ही है, वो तो है ही सबसे हाईएस्ट एक्सीडेंट, मतलब ट्रॉमा इंजरी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं। बट आज के टाइम में जो लैंडस्लाइड्स होते हैं हिली एरिया में, या कल्टीवेशन इंजरीज होते हैं, बर्न इंजरी होता है, इलेक्ट्रोक्यूशन होता है, या स्पोर्ट्स इंजरी भी बहुत एक बिग पार्ट होते हैं, एंकल इंजरीज, जॉइंट इंजरीज। सो खास करके कोई भी इंजरी हो सकते हैं, कोई भी इंजरी को हम ट्रॉमा इंजरी के अंदर क्लब कर सकते हैं ना। उसको आगे ट्रॉमा इंजरी कहाँ हुआ है, किस हिसाब से हुआ है, ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या रोड ट्रैफिक मतलब मैसिव हुआ है, बहुत लोग का हुआ है, या कोई एक सिंगल पर्सन का हुआ है, या स्पोर्ट्स खेलने के टाइम में एंकल स्प्रेन हुआ है, या बॉडी में इंजरी हुआ है, या इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है, उसी हिसाब से हमको उसको लेना पड़ेगा आगे। सो जैसे एक सीरियस पेशेंट को कैसे हैंडल किया जाता है, एक माइनर इंजरी को कैसे हैंडल किया जाता है, वो अलग अलग स्टाइल है, और आदमी को इसके बारे में, कॉमन आदमी को, आम आदमी को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। राइट, आपने बहुत ही यहाँ तफसील से बताई बहुत सारी चीज़ें। डॉक्टर मूर्ति, मैं आपके पास आना चाहूँगा। यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि ये ट्रॉमा इंजरी जो है ये आप कैसे इसको बताना चाहेंगे? आप एक सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और एक चीज़ और बताइए, पिछले कुछ वक्त की बात अगर की जाए तो हम देखते हैं कि इस तरह के हादसात, इस तरह की जो ये परेशानियां हैं ये बढ़ती जा रही हैं। हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो पता चलता है, ट्रॉमा सेंटर में जाकर देखते हैं तो बहुत सारे हमें केसेस देखने को मिलते हैं, और दिन पर दिन उनमें बढ़ोतरी हो रही है। डॉक्टर मूर्ति, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन आपने रेस किया था। ये जो ट्रॉमा, जैसे हमारा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, हम लोग पहले जो ट्रॉमा कहीं पे भी हो जाती है, चाहे वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, कोई और टाइप ऑफ इंजरीज हैं, तो इसके पहले आपको ना वहाँ का सिचुएशंस को आपको पता होना चाहिए, वहाँ पे क्या वाकई उनको सांस ले पा रहे हैं, इसका ABC बोलते हैं। ये एयरवे चेक करना होता है, B ब्रीदिंग चेक करना होता है, C सर्कुलेशन का। अगर मान लीजिए ये B C इसमें कोई भी इश्यूज आ जाते, उसी हिसाब से सबको ये भी पता CPR होता है क्या है, कार्डियक पल्मोनरी रेसिस्टेशन। ये हमारा, चाहे वो ऊपर से कोई आदमी गिर जाता हो या एक्सीडेंट में कोई इंसिडेंट हो रहा है,
तो वहां पे आप ये सारी चीज आप फाइंड आउट करके अगर वहां सीपीआर आप टाइम पे दे दिया, क्योंकि क्या है यहाँ पे ट्रॉमा इंसिडेंट आपका जो 1 घंटा होता है इसको गोल्डन आवर्स बोलते हैं। अगर टाइम पे आप इसको प्रॉपर मैनेजमेंट कर दिया, क्योंकि वहां पे देखिए जहां पे भी इंसिडेंट हो रही है वहां पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं, अगर मौजूद हो जाते वो अलग बात है, क्योंकि वहां पे आम आदमी अमीर लोग रहते हैं, पब्लिक्स रहते हैं। तो ये सब बेसिक चीज हम लोग समझना जरूरी है। सीपीआर कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो समझना जरूरी है। क्योंकि वहां पे जो गोल्डन आवर्स में आपने जो टाइम स्पेंड किया उस इंसान को, तो उनकी वापस लाइफ आने में आपको बहुत कामयाब हो जाती है। जी, कितने अच्छे से आपने यहाँ पर बात बताई और आवाम को भी यहाँ एक मैसेज दिया है कि अगर आपके सामने किसी भी तरह से कोई हादसा पेश आता है तो आपको भी बेदार रहने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि सीपीआर क्या है, जो कि आज के वक्त में बहुत ही मतलब अहम रोल अदा कर रहा है किसी की ज़िंदगी को वापस लाने में। इन सब चीज़ों को समझिए और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक ये चीज़ें कारगर साबित होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने फरहान। डॉक्टर टनकेश्वर आपकी तरफ आना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहिए, जैसे कि यहाँ बात हो ही रही है कि हर इंसान तो ये सोचता है कि हमारे साथ कोई हादसा पेश नहीं आ सकता, सोचते हैं कि हम सेफ हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो जो पीछे बैठे हैं उन्होंने हेलमेट तक नहीं लगाया है। कई बार ट्रैफिक रूल्स भी तोड़ देते हैं हम जल्दबाजी के चक्कर में। तो कितनी बेदारी अगर आज के हम वक्त में देखें, जदीद दौर में लोगों के अंदर आई है कि खुद की ज़िंदगी कितनी कीमती है और हमें किस तरीके से ख़तरों से बचकर चलना है, आगे ज़िंदगी गुजारनी है। तो कितनी बेदारी आप देख रहे हैं लोगों के अंदर। जी डॉक्टर साहब, अवेयरनेस के बारे में बात कर रही हैं, किस तरह से लोग अवेयर हो रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, चीज़ को लेकर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसमें जस्ट एक लाइटर मुझे बोल सकता हूँ कि लोग हेलमेट क्यों पहनते हैं। लोग सोचते हैं कि हेलमेट पुलिस के लिए पहनते हैं, एक्चुअली वो बात नहीं है। हेलमेट प्योरली अपना सेफ्टी के लिए है। नाउ हर टाइम में हर आदमी को होशियार या प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। जो गाइडलाइंस है आजकल, तो गवर्नमेंट भी हाईवेज में गाइडलाइंस है। सो स्पीड जो स्पीड बना जाता है वो एक हिसाब होता है, जैसे डोंट क्रॉस मोर देन 40 किलोमीटर के ऊपर नहीं चलाना है, 60 के ऊपर नहीं चलाना है, 90 के ऊपर नहीं चलाना है। हाईवे में वो लिमिट बना जाता है, उससे एक्स्ट्रा से हमको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है, कोई स्पीड से चलता है, कोई स्लो चलता है, लेकिन जो डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन में लोग एक ऑलमोस्ट 2-3 मिनट के डिफरेंस में पहुँचते हैं। लेकिन ज़्यादा स्पीड से वो डेस्टिनेशन ज़िंदगी के लिए शॉर्ट भी हो सकता है, मतलब 1 मिनट में लोग माइट भी दूसरा साइड में पहुंच सकता है। सिमिलरली जैसे आजकल और एक चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ, लोग ना मोबाइल इतना एडिक्शन हो गया है कि मोबाइल देख के व्हाट्सएप पढ़ते हैं, मैसेज करते हैं। बाइक में मैंने देखा है हाईवेज में एक हाथ में हैंडल, नो हेलमेट और व्हाट्सएप पढ़ रहा है। सिमिलरली जैसे स्विमिंग वगैरह है या कोई आपको रिवर के किनारे में जा रहे हो या घूमने जा रहे हो, मतलब लैंडस्लाइड के टाइम में होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत चीज़ें हैं, खास करके जो गाइडलाइंस, जैसे आप लोग का प्रोग्राम है, प्रोग्राम भी बहुत नॉलेज देते हैं, रेडियो नॉलेज देते हैं, न्यूज़ में आता है, पुलिस के डायरेक्टरी से आता है, रोड सेफ्टी से आता है। सारा प्रोग्राम जो रूल्स रेगुलेशन हर आदमी मान के चलते हैं तो इंजरी होने का चांस बहुत कम है। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, एल्डरली लोग बहुत है आजकल, हमारा लॉन्गिविटी बढ़ रहा है। लोग ना अच्छा फुटवेयर्स पहन के चलना चाहिए। स्लीप होते रेनी सीजन में हल्का सा स्लीप होते लोग का कूले या हिप का इंजरी भी होना चांस है। सो प्रिकॉशन लेना, हर टाइम में होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। डॉक्टर विजय आपकी तरफ आएंगे और यही इसी से बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। और अगर हम देखते हैं तो हमारे मुल्क में जो है वो ज़्यादातर रोड एक्सीडेंट्स उसके मामलात सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर कुल हादसात की अगर हम बात करें तो अगर किसी का बाइक से जाते हुए एक्सीडेंट हो गया है और उसके चोट लगी है, जाहिर सी बात है चोट लगी होगी, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, हेलमेट उतारने की कोशिश करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही बिल्कुल नहीं है, इस पर ज़रा रोशनी डालें। नहीं, आपने सही कहा, आजकल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं। स्पेसिफिकली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का भी एक चीज़ ये देखी जाती है कि वो किस टाइप का एक्सीडेंट है, लो वेलोसिटी एक्सीडेंट है कि हाई वेलोसिटी एक्सीडेंट है। और अगर वो बाइक से है कि बाइक जस्ट स्किड होकर नीचे गिरी है तो ठीक है, फिर मतलब जहाँ चोट नहीं आई है तो आप निकाल सकते हैं हेलमेट। पर अगर कोई मेजर एक्सीडेंट है, कोई हाई वेलोसिटी एक्सीडेंट है जिसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, हाथ पांव नहीं चला रहा है, तो उसमें एक काफ़ी हाई रिस्क होता है कि आपके ना गर्दन की हड्डी, जिसको सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, उसमें इंजरी ना हो। ऐसे केसेस में मीन्स आपको बहुत ही पर्टिकुलर रहना है कि पेशेंट को
एक ही मूवमेंट होती है, उसकी ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है, जोर ज़बरदस्ती हेलमेट वगैरह निकालने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो गर्दन की हड्डी में अगर चोट लगी है तो उससे और नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ का मतलब आपको बेसिकली ध्यान रखना है। जहाँ तक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो दो टाइप के हैं, एक मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं, एक माइनर एक्सीडेंट्स होते हैं। माइनर एक्सीडेंट्स में तो आप बेसिकली खरोच आई है या वो है, और अगर जो मेजर एक्सीडेंट्स हैं उसमें जहाँ तक ऑर्थोपेडिक्स का दो टाइप की इंजरीज़ होती हैं उसमें, एक होती है ऑर्थोपेडिक इंजरी, एक होती है हेड इंजरी, जो मेजर इंजरीज़ होती हैं। जो हेड इंजरी है उसमें आपको पेशेंट को ये ध्यान रखना है कि पेशेंट अनकॉन्शियस तो नहीं है, कुछ ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है उसके नाक से या मतलब कानों से। जैसे डॉक्टर मूर्ति ने स्टार्टिंग में ही कहा है कि आपको ना ABC बोलते हैं हम मेडिसिन में उसको, कि आपको एयरवे देखना है कि वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, उस चीज़ का ध्यान रखना है। और सेकंड जो ऑर्थोपेडिक इंजरीज होती हैं वो नॉर्मली क्या होता है कि फ्रैक्चर्स होते हैं, तो उसमें भी ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को हेड इंजरी नहीं हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, कोई मान लो कि नीचे टांग में फ्रैक्चर है या हाथ में फ्रैक्चर है, तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फ्रैक्चर हड्डी के साथ साथ वहाँ खून की नसें भी जारी होती हैं, जो उसके जो डिस्टल चीज़ें होती हैं उनको सप्लाई कर रही होती है, तो उसमें इंजरी ना हो। तो उसमें जो बेसिक सी चीज़ है, अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है, कोई हड्डी मतलब जैसे लटकी हुई है या कुछ है, तो आपको उसको स्प्लिंट करना चाहिए। और स्प्लिंट करने के लिए आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिंट बेसिकली सपोर्ट होता है, तो आप जैसे मान लो आपके पास कोई अगर लेडीज़ है तो कोई दुपट्टा है या कोई भी मतलब बांधने की चीज़ है, या उसमें आप कोई लकड़ी लगा दें, उसके साथ स्प्लिंट कर दें, उसे बांध लें, या कोई न्यूज़पेपर है उसको फोल्ड करके उसमें, ताकि वो एक स्ट्रेट पोजीशन में रहे तब तक पेशेंट को, जब तक वो हॉस्पिटल नहीं जाता। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि वो चार लोग उसे ऐसे उठा रहे हैं, वो हाथ लटका हुआ है, पाँव लटका हुआ है, उससे अननेसेसरी वैस्कुलर इंजरी हो जाती है, जिससे जो नुकसान जो एक्सीडेंट से नहीं हुआ वो इन सब चीज़ों से हो जाता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी होती हैं एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। इनका बहुत ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है और इन्हें समझने की ज़रूरत है। एक चीज़ हम बहुत देख रहे हैं कि हमारी हुकूमत जितना हमें बेदार रहने के लिए कहती है, हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं हमें होशियार रहने के लिए करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम लापरवाही करते जा रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि कोई शख्स बाइक पे जा रहा है, स्कूटर पे जा रहा है, मोबाइल पर बात कर रहा है, मैसेज कर रहा है, स्कूटर पर बैठकर, मोबाइल पर बैठकर। बात यहीं तक नहीं है, वो वीडियो कॉल तक कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर विजय आपसे ही कि इस तरह की लापरवाही, इस तरह से जो हमारी गवर्नमेंट बताती है चीज़ें, उनको नज़रअंदाज करना कितना इस तरह के हादसात को बढ़ावा दे रहा है। डॉक्टर विजय आप ही से लेना चाहूँगा इस सवाल में। देखिए जी, आपने जो है हिट जिसको कहते हैं ना नेल ऑन द राइट, मतलब कि ना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और आजकल तो ये भी देखा गया है लोग बाइक पे मोबाइल यूज़ करते हैं, वीडियो कॉल तक कर रहे हैं लोग। मतलब वो तो गाड़ी तो छोड़ो, आप बाइक पे भी बाइक और पे कर रहे हैं। बाइक पे वो मतलब ना वो देख रहे होते हैं, मतलब गूगल मैप भी देख रहे होते हैं, वीडियो भी देख रहे होते हैं। आजकल तो वो डिवाइसेस भी आ गए हैं, और कान में मोबाइल लगा रखा होता है, वो तो बहुत ही डेंजरस है। और गाड़ी में भी मतलब बहुत डेंजरस है, आपको अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक भी हो सके। ब्लूटूथ या आजकल मतलब वो भी ना करें, हम तो यही कहते हैं, क्योंकि वो अटेंशन स्पैन जो होता है जब आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको रोकूंगा मैं यहाँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर विजय हमारे पास एक कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, हमारी आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो हेलो जी जी जी, बताइए। खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए, बहुत बहुत बताइए, अपना सवाल बताइए, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। खैर मकदम बताइए अपना सवाल। सर, सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट सीजन में ये जो ब्लैक स्पॉट होते हैं, सड़कों में जो गड्ढे होते हैं, स्पीड पे लोग आते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में उनको आइडिया नहीं होता, तो हम भी अपनी गाड़ियों में जाते हैं तो लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन ऐसा कोई ना कोई हादसा होता है। तो हमने फर्स्ट एड में जो सामान रखा होता है जख्मों के लिए, उसके अलावा दवाइयां कौन कौन सी ऐसी साथ में रखनी चाहिए, जैसे सॉल्विट्रेट या बेहोशी के लिए कौन सी दवाई होनी चाहिए, या इकोस्प्रिन, या हम लोगों की मदद कर सके, क्योंकि हमें तो आइडिया होता है हर मोड़ का, कुल्लू मनाली और इस रूट पे मैक्सिमम जाते हैं जी, लेकिन उन लोगों को नहीं होता जो बाहर से आते हैं जी टूरिस्ट। जी 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 धर्मेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगा कि आपने अपने लिए फ़ोन नहीं किया, बल्कि आपको फिक्र और लोगों की है, उनके बारे में आप जानकारी लेना चाह रहे हैं कि वहां पर जो लोग घूमने आते हैं उनको अगर परेशानी हो तो क्या करें। डॉक्टर मूर्ति, मैं आपके पास आऊंगा, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सवाल आपने बहुत अच्छे से सुन लिया यहाँ पर। जी, यहाँ पे जो घूमने जो आते हैं उनको पहले क्या समस्या वो देखिए, उसी हिसाब से आप दवा रखना बहुत
क्योंकि आजकल देखिए हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बहुत जगह खोले हुए हैं, तो इसलिए आपको फर्स्ट एड के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट एड में आप काफ़ी चीज़ आप कवर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट एड के लिए सरकार आपको हर स्कूल में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको सिखाने के लिए लोग आते हैं, वो आप उसको सीखने की कोशिश करिए, आपके साथ साथ आपके टीम को भी सिखाइए, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट एड बहुत काम आता है। दवा हुआ तो फिर बाद में वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाएंगे, वहाँ डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिक स्टाफ सब मौजूद होंगे, तो वो लोग केयर कर लेंगे। क्योंकि पब्लिक आदमी अगर दवा लिखना शुरू करेंगे दिक्कत आ जाती है, इसमें साइड इफेक्ट्स बहुत होती है। तो आपको जो फर्स्ट एड चीज़ को पहले समझ लीजिएगा, वो ये आपके लिए मददगार चीज़ साबित होगा। राइट। नरेंद्र साहब, ये जिस तरह से डॉक्टर मूर्ति ने आपको बताया, बहुत ही समझदारी से और बहुत अच्छे से आपको इन्होंने बताया कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप वो चीज़ें कीजिए जो आप कर सकते हैं, लेकिन दवाओं वगैरह पर आप ज़्यादा मतलब फोकस मत कीजिए, क्योंकि वो एक्सपर्ट का काम है, वो डॉक्टर का काम है, उसको जितनी जल्दी हो सके जो करीब में आपके हेल्थ सेंटर है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर पहुँचाइए। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर मैं डॉक्टर विजय आपसे बात करना चाह रहा था, बात हो रही थी हमारी कि इस तरह के केसेस हो जाते हैं, तो आप क्या कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए डॉक्टर साहब। नहीं, वो बात हो रही थी कि आजकल जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो सही तरीके से किया जाए तो बहुत बड़ा मतलब एडवांटेज होता है, पर उसी को अगर आप स्पेसिफिकली अगर ट्रॉमा से देखा जाए तो जैसे कि ना, आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, उसमें अटेंशन स्पैन आपका ना वो 2 सेकंड के लिए भी इधर से उधर होगा तो एक्सीडेंट होने का चांस होता है। और स्पेशली अगर आप बाइक वगैरह पे तो आप स्किड हो सकते हैं, गिर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मतलब हम तो समझने की जरूरत है, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है ड्राइविंग के लिए उसको फॉलो करने की जरूरत है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने यहाँ पर बताया। जी बताइए। अब जैसे हेलमेट की हम बात कर रहे हैं जी, आपने अक्सर देखा हुआ, हम सब देख रहे हैं, सिग्नल के बगल में एक दुकान खोल के बैठा रहता है, उसमें ना क्वालिटी है, उसमें ISI है ही नहीं है जी। तो वो सिर्फ पुलिस से डर के मारे वो 200 रुपए के लेके पहन लेंगे, उसमें पहनेंगे या हाथ में लगा के जाएंगे। दूसरा, जो फास्ट डिलीवरी वाला जो करते हैं, उनका आप देखेंगे ना, उनको टाइम पे पहुंचाना होता है, तो वो ना सिग्नल फॉलो करते हैं। जैसे डॉक्टर विजय बोल रहे थे, तो ये लोग चलते चलते गाड़ी चलाएंगे, तो उसको ध्यान देना जरूरी है। तो एक तो हेलमेट हो गया, एक सिग्नल फॉलो करना, वो भी नहीं फॉलो करते हैं। अच्छा, वहां आप देखेंगे ऑरेंज अलर्ट लाइट जल रहा होता है, वहां रोकेंगे नहीं, उसका आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारा जो बेसिक चीज है, जो बीइंग ए ह्यूमन हमको फॉलो करना चाहिए। कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो जाता है, जो डॉग हो गया या कोई गाय हो गया, वो रुक जाता है, कुछ ऐसे वायरल हमने देखा है। तो जब वो रुक सकता है, क्यों नहीं रुक सकते हैं? तो ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर मूर्ति, और चालान ना हो जाए इस वजह से सिर्फ हम हेलमेट पहनते हैं, नहीं तो अपनी कोई उनको फिक्र नहीं है कि हमें कोई इंजरी हो सकती है, हमारा कोई एक्सीडेंट हो सकता है, हादसा पेश आ सकता है। बिल्कुल सही बात आपने एक तरीके से पैगाम दिया है हमारे नाज़रीन को। इसी के साथ एक कॉलर भी जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो जी, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते। नमस्ते मैम, मैं नैन्सी बात कर रही हूँ। जी मैम, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। जी नैन्सी, मेरा सवाल ये है कि मैम, मुझे ना 16 साल की उम्र में ना चोट लगी थी, तो मेरे रॉड डले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अपना कुछ समय से, मतलब लगभग 2 महीने पहले से बहुत घुटनों में ना दर्द होने लग गया, मतलब जहाँ पे रॉड थी ना, तो वहाँ पे बहुत दर्द होने लग गया। तो मतलब मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि क्या किया जाए। क्या एक बार अगर ऐसी कोई चोट लग जाती है, हील नहीं होती रॉड डलने के बाद भी, मतलब अब क्या किया जाए? क्या मैं ऐसी दवा करूं या एक्सरसाइज करूं जिससे कि ये थोड़ा कम रहे, क्योंकि अब मुझसे चलने फिरने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। जी डॉक्टर विजय, आपने सवाल सुना। नमस्कार नैन्सी जी, आपने जैसे बताया कि आपके घुटने या घुटने के आसपास रॉड डली है, तो ऑफकोर्स कोई फ्रैक्चर हुआ होगा, मतलब जितना आपने बताया। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको उससे अभी तकलीफ़ हो रही है तो आपको पहले एक्सरे कराना चाहिए, और जो भी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट आसपास हैं उनको दिखाना पड़ेगा आपको कि वो किस वजह से हो रहा है। कभी कभी ये मतलब फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से ही ठीक हो जाता है, कभी कभी देखना पड़ता है कि वो रॉड के कारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो फ्रैक्चर है वो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। उसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो मतलब यहाँ पर बताना थोड़ा मुश्किल होगा। पर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है और आपकी कोई सर्जरी हुई है जिसमें कोई रॉड डली है,
तो हमारी तो एडवाइस यही रहेगी कि आप अपने जो भी आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन है या जिसको भी आप दिखा रहे हैं, जहाँ भी ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर आप ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए और इसको एक बार फॉलोअप करिए। जी नैन्सी, जैसे कि डॉक्टर विजय ने कहा है कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ होती है जो यहाँ बताना बहुत मुश्किल है। आप अपने किसी डॉक्टर जो भी ऑर्थोपेडिक है उनके पास जाएं, उनसे सलाह लीजिए। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर तनकेश्वर, अब आपके पास हम आना चाहेंगे। हादसात की बात हो रही है, किसी के साथ कोई भी हादसा पेश आ सकता है। अगर किसी के साथ कोई हादसा पेश आ गया है और चोट बज़ाहिर नहीं है, कहीं खून नहीं बह रहा, मसलन ब्रेन इंजरी हुई है या स्पाइनल इंजरी हुई है, ऐसे में हम क्या वार्निंग साइन समझें और चोट की सीवियरिटी को भी समझें और मरीज को सही सलामत किसी हेल्थ सेंटर पर ट्रांसपोर्ट करें? ऐसे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू देना चाहता हूँ, क्योंकि हम जितना डिस्कस करता हूँ हमेशा हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वो इलाज कैसे किया जाता है, हर जगह में अलग अलग सिचुएशन, टायर 2 सिटीज़, रूरल एरिया या मेट्रोस में अलग अलग सेटअप के हिसाब से हम इलाज शुरू करता हूँ। लेकिन एक्सीडेंट से लेके जो हॉस्पिटल पहुँचने तक उसको हमारा मतलब साइंस में, हमारा मेडिकल साइंस में हम प्री हॉस्पिटल क्या हम बोलता हूँ, दैट इज वो बहुत वाइटल एरिया है, वाइटल इम्पोर्टेंट टाइम है। उस टाइम में हमको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक तो सरकार से भी वो धीरे धीरे वो स्ट्रीम लाइन में आ रहा है, लेकिन कभी इतना पॉपुलेशन है इंडिया में, फुल कवरेज होना बहुत मुश्किल है। फिर भी कोई भी एक्सीडेंट, सपोज मैं सीरियस इंजरी मान लेता हूँ, कोई भी एक्सीडेंट सीरियस इंजरी है, आपको मालूम नहीं है, हमको मालूम हेड इंजरी है या स्पाइनल इंजरी है। सो कोई भी पेशेंट अनकॉन्शियस है या इंटॉक्सिकेटेड है या सीरियस इंजरी है, हम प्रिज्यूम कर लेता हूँ कि इस पेशेंट में हेड इंजरी है ही है, और पेशेंट को स्पाइन में हाथ पैर चलो ना चलो, हम स्पाइनल इंजरी के हिसाब से उनको ले लेता हूँ। उसी के हिसाब से एक्सीडेंट साइड से हॉस्पिटल पहुंचने तक हमको स्पाइन, सर्विकल स्पाइन से लेके बिल्कुल कमर तक स्पाइन को बहुत ट्विस्ट नहीं करना चाहिए, उनको प्योरली स्ट्रेट एक लकड़ी की तरह ले लेना होता है। और जितना हो सके दोनों साइड से सपोर्ट सिस्टम है, एम्बुलेंस है, उन लोग को मालूम होता है। यूजुअली नहीं है तो दोनों साइड में कोई लकड़ी या ईंट रख के या कोई कपड़ा रख के उनको इमोबिलाइज करके ले आना चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, आजकल प्रोटोकॉल है, हम हर पेशेंट को स्पाइनल इंजरी समझ के सीटी स्कैन कराता हूँ, इफ़ वो अवेलेबल है। ब्रेन का सीटी स्कैन मस्ट होता है और स्पाइन का भी। बाई चांस सीटी स्कैन नहीं है तो हम एक्स-रे सर्विकल स्पाइन, डॉर्सल स्पाइन या चेस्ट के बैक साइड का, लंबोसेकल स्पाइन का करा के उसके बाद अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट आगे बढ़ाता हूँ। राइट। बहुत अच्छी बात बताई आपने। देखिए, सफ़र करते हुए बहुत हमें बेदार रहने की ज़रूरत है और हमें समझने की ज़रूरत है कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हादसात को बढ़ावा देती हैं। मैं डॉक्टर मूर्ति आपके पास आना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि सफ़र करते वक्त जब आप कार से सफ़र कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं और कौन सी ऐसी बातें जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा कि रात के वक्त हम देखते हैं कि बहुत सारे हादसात होते हैं। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे केसेस तो शाम के वक्त या रात के वक्त या सुबह अर्ली मॉर्निंग हादसा देखने को मिलते हैं। तो इस वक्त अगर आपको सफ़र करना पड़ रहा है तो कौन कौन सी ऐसे हिदायत हैं, कौन कौन सी ऐसी एडवाइस रहेंगी आपकी जिस पर अमल करने की बेहद ज़रूरत है? डॉक्टर मूर्ति। बिल्कुल, ये आपकी जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, हर वक्त तो हमको तो केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो पैदल जाइए, चाहे गाड़ी चलाइए, चाहे साइकिल चलाइए, बाइक चलाइए, तो आपको तो प्रिकॉशन के साथ ही चलना चाहिए। अगर कोई इंसिडेंट हो भी जाता है, अगर वो गया तो वहाँ पे सर्कमस्टेंस के हिसाब से आपको केयर करना ज़रूरी है। अब पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, हेलमेट निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, हाई वेलोसिटी चोट में कैसे कर रहे हैं। अब जैसे डॉक्टर साहब अभी समझा रहे थे, आपका हेड इंजरी, स्पाइन इंजरी देख रहे हैं, बट इसके साथ साथ हमारा एब्डोमेन के अंदर, जो पेट के अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स है, लिवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, ये भी चोट लग जाती है। तो इसको भी हम जो है जो ऐसे हॉस्पिटल वहाँ जो अवेलेबल है, सारी सर्विस अवेलेबल है, जो फर्स्ट एड आप कर लिए हैं, उसके बाद ऐसे जगह आप पहुँचिए ताकि आपको फर्दर डैमेज से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, और कुछ कहना चाहें, जैसे रात के वक्त सफ़र करना है तो किन बातों का ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है? आप बता दीजिए।
नींद है, जैसे किसी को नींद आ गई है या कोई स्पीड को नहीं समझता कि स्पीड जो गवर्नमेंट ने बताई है, जो रूल है स्पीड का, सर उससे आगे प्रिकॉशन निकल तो जाता ऑन द है। फर्स्ट टाइम से बोल रहा हूँ, प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। स्पीड लिमिट जैसे बता रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब उतना ही रखिए जी। एंड रात में जैसे हम अगर निगाह टारगेट कमजोर मतलब करना है है। सपोज किसी की, वो तब भी ड्राइविंग कर रहा है, डॉक्टर ने उसे मना किया है कि हाँ। आपको रात को नहीं। डॉक्टर विजय, वही आप क्या करें। कहना चाहेंगे यहाँ पर देखिए, कुछ? ऐसा है कि जो नाइट ड्राइविंग होती है, जी। नाइट ड्राइविंग में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। जी। एक तो हाई बीम पे ना चलाएं गाड़ी, हाई बीम अपनी पे गाड़ी नहीं भी ना चलाएं, चलाएं। ओके। गवर्नमेंट भी कहती है हाई बीम पे नहीं चलानी चाहिए क्योंकि वो जी। सीधा आंख पे पड़ती है। ओके। दूसरा, आपको अगर आप स्पेक्स वगैरह पहनते हो तो आजकल ग्लेयर फ्री स्पेक्स भी आते हैं। कुछ ओके। लोग नाइट ड्राइविंग के लिए अलग स्पेक्स भी, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशन होता है, वो भी आप ले सकते हैं। ओके। सेकेंड है कि रात को ना एक है सीट बेल्ट जरूर पहने। सीट बेल्ट तो हमेशा ही पहननी चाहिए। हाँ, रात हमेशा को पहननी तो चाहिए, बिल्कुल बट भी अगर आप मना रात ना को करें। जा रहे हैं, सोचते हैं कि जी कोई देखेगा नहीं, कोई चालान नहीं होगा, जैसे डॉक्टर मूर्ति ने भी कहा, आधी चीज़ें तो हमारे यहाँ चालान के डर के कारण लोग करते जी, हैं। जी 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 जी। तो सीट बेल्ट पहने, और स्पेसिफिकली पीछे जो बैक सीट पे उनको भी सीट बेल्ट पहननी चाहिए। ओके, आजकल हमने ओके। देखा है बहुत सारी इंजरीज होती हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती हैं जस्ट बिकॉज, स्पेशली पीछे वालों के लिए। और हमने ऐसे भी एक्सीडेंट्स देखे हैं जिसमें पीछे वाले की मौत हो गई है या ज़्यादा इंजरी हुई है एज कम्पेयर टू आगे वाले, क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है। जी जी जी। तो रात को दूसरा ये है, एक तो ये हो गया प्रिकॉशन। सेकेंड ये है कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो ब्रेक्स लीजिए, अवॉइड करिए लेट नाइट ट्रेवल करना। अल्कोहल जिसका बिल्कुल इस्तेमाल अल्कोहल नहीं तो- करना चाहिए, तो मेरी तरफ से भी पैगाम रहेगा प्रोग्राम देखने वालों को नहीं, वो कि अल्कोहल- अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल करके बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए किसी भी तरह के ड्राइव। गाड़ी नहीं हाँ, रॉन्ग साइड नहीं चलानी चाहिए। कितनी अच्छी सबसे बात important- बोली आपने। सबसे इंपॉर्टेंट बात है रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड, जिससे सबसे ज्यादा हादसा देखने को मिलते हैं डॉक्टर साहब। मैं जो स्टडी हुई है या हमने देखा है, रॉन्ग साइड की वजह से जैसे बहुत ज्यादा हादसा को बढ़ावा देती है ये और चीज। दूसरा एक एक- फोन ले लेते हैं, यहाँ हाँ पर जी, फोन sure, आ गया है। हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्कार। जी जी नमस्कार, बताइए। खैर मकदम है आपका फ़ोन करने के लिए। जी बताइए अपना सवाल। सर, ये बरसात के पानी में चावला बोया था, उसमें साहब फूल नहीं आ रहे। ओके ओके ओके। आप रिपीट कर सकते हैं अपना सवाल ज़रा? समझ में नहीं आ पा रही आवाज़ आपकी, ज़रा कुछ ब्रेक हो रही है। सर, मूंग और चावला बोया था तो उसमें फूल नहीं आ रहा, फूल। अच्छा अच्छा, ये सवाल असल में आपका हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इस प्रोग्राम का सवाल नहीं है। डॉक्टर विजय, फ़ोन आप थोड़ी देर बाद कीजिएगा। डॉक्टर विजय क्या कह रहे थे आप? नहीं, अच्छा, मैं ये आपको कह रहा था कि जैसे जो नाइट ड्राइविंग के बारे में बात हो रही थी, दूसरा ये होता है कि जो अर्ली मॉर्निंग या आप लगाइए रात के 1 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक का टाइम, ये टाइम होता है जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब सीवियर एक्सीडेंट्स होते हैं। ओके। और लाइफ, और इसलिए होते हैं कि वो एक टाइम होता है जिस टाइम पे जो आपका अलर्टनेस लेवल होता है वो बहुत कम होता है। और ओके। ट्रैफिक जो सिचुएशन ये होती है, रोड्स खाली होती हैं जी। और उसमें आपको वो जल्दी alcohol- रहती है आदमी को कि हाँ, मैं जल्दी भी पहुंच रहती है जाऊं। और आप अलर्ट नहीं होते, स्पेशली अच्छा। 2, 3, 4 बजे करीब। जी जी जी। ये टाइम होता है। और जो दूसरा अल्कोहल वाला भी इशू उसमें रात जी, को आता है, जी, लेट जी, नाइट जी, वाली ड्राइविंग में। लोग ना बहुत टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है कि नींद में गाड़ी चलाते हैं। जी। नींद में उस टाइम ना जब मालूम होता है कि मैं स्लीपी हूँ तो उनको रुकना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, एक कप जी। चाय वगैरह पी लेना जी। चाहिए। और खास करके जो साथ में जाते हैं ना, जी। उन लोग सो जाते हैं, लेकिन उनको सुना नहीं होता है। दे शुड बी ऑल्सो अलर्ट, जी। सो दैट उनसे कुछ बातें करते रहे। मतलब लाइफ जी। में ना सब कुछ जल्दी रहता है, जल्दी पहुंचना, जल्दी पहुंचना, जल्दी पहुंचना, बस जो वो कि नहीं चीज़ होना चाहिए। नहीं होना जी, चाहिए। जी। जो काम जो टाइम पे होना वो नहीं होना है। यहाँ पर कितने सारे पॉइंट्स हमारे माहिरीन ने आपको बताए हैं। ये पॉइंट्स हैं, इनको समझने की बेहद ज़रूरत है। ज़िंदगी बहुत कीमती है, उसको समझना चाहिए। और जो ज़िंदगी आपको मिली है वो आप ही की नहीं है, उसके पीछे बहुत लोगों का हक़ है उस पर, और आपके बहुत सारे ऐसे फ़राइज़ हैं जिनको आपको अंजाम देना है। इसलिए जल्दी मत कीजिए, बेल्ट लगाइए, सीट बेल्ट गाड़ी की, हेलमेट लगाइए अगर टू व्हीलर चला रहे हैं, और अल्कोहल जिसको तो बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। और हमेशा जहाँ पर आपको पहुँचना है सेफ पहुँचिए, हमेशा सेफ रहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने तीनों ही एक्सपर्ट ने बताई। अच्छा डॉक्टर डंकेश्वर, आपकी तरफ हम आना चाहेंगे। बात हो रही है रोड एक्सीडेंट्स की, हादसात की, काफ़ी सारी बातें हुई हैं। अब हम ज़रा प्रिवेंटल इंजरीज़ की भी हम बात कर लें कि वो कौन कौन सी प्रिवेंटल इंजरीज़ होती हैं। हर एज ग्रुप में कोई ना कोई इंजरी हो जाती है। बच्चों की अलग होती है, बुजुर्गों की अलग, यंगस्टर्स की अलग देखने को मिल रही है, मिडिल एज इंजरीज़ अलग हैं। तो हमें प्रिवेंटल इंजरीज़ के तय कितना बेदार होने की ज़रूरत है? कौन कौन सी वो एहतियाती तदाबीर है जिन्हें अपनाने की ज़रूरत है?
हाँ देखो, ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, फिर भी मैं कुछ बुजुर्ग से बोलता हूँ। बुजुर्ग का जो बोन्स होते हैं ना, बहुत ऑस्टियोपोरोटिक होता है, मीन्स बहुत फ्रेजाइल बोन होता है, बहुत जैसे एक का जो सेल होता है ना, जैसे होता है इस टाइप का बोन होता है। सो ट्रिवियल ट्रॉमा या हल्का सा गिरने से उनका इंजरी होने का बहुत चांस रहता है। इसीलिए जो एल्डरली लोग हैं ना, हमेशा वेट सरफेस में चलना नहीं चाहिए, या कोई स्लीपरी सरफेस जैसे बाथरूम वगैरह होता है उनको स्लीपरी नहीं रखना चाहिए। जो हवाई, हमारे एक आदत है कि हवाई चप्पल या चप्पल सबसे पुराना वाला घर में पहनता हूँ, नहीं, अच्छा वाला चप्पल लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्ट कीजिए, जूता में या चप्पल में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे ग्रिप है। एंड नाइट को ना घर में इल्यूमिनेशन लाइट होना चाहिए। लोग को लाइट ऑफ करने का आदत है, लेकिन बुजुर्ग के पास में ना बाथरूम के नज़दीक में बेड रखिएगा, लाइट ऑन रखिएगा। हल्का फुल्का लगने से उनको इंजरी हो जाता है, वो बहुत सीरियस हो जाता है। कूल्हे का फ्रैक्चर ज़्यादा होता है, रीढ़ का हड्डी का फ्रैक्चर होता है। सिमिलरली यंग एज में तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, यूजुअली मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स होता है, उसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बच्चों के बारे में बताएं, जैसे कि आपने जिक्र भी किया था शुरुआत में कि बालकनी से गिरने के हादसा बहुत ज्यादा पेश आए हैं। बच्चों में क्या होते हैं कि उनको खेलने में छोड़ देते हैं। पहले क्या था कि इतना हाई रेजेस नहीं थे, मतलब बिल्कुल ओपन फील्ड था, लोग खेलते थे, जमीन पे गिर जाते हैं, हल्का फुल्का इंजरी होता है। लेकिन आजकल क्या होता है कि जो बेलकनी है, स्कूल भी हाई रेजेस होते हैं, उसमें प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनका हाइट के ऊपर से प्रोटेक्शन होना चाहिए, एक विजिलेंस होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, और ध्यान देना चाहिए कि वो स्लिप ना हो जाए। सिमिलरली कुछ इंजरीज होता है खेलने में भी होता है, जैसे पूल एल्बो बोलते हैं। जैसे पूल एल्बो हमारे एल्बो में खींच के जैसे झूलते हैं बच्चे को, तो एक एल्बो ना डिसलोकेट हो जाता है, तो वो एक इंजरी होता है। सिमिलरली मिडिल एज में स्पोर्ट्समैन लोग को ना सडनली जाके खेलना नहीं होता है, वो इंजरी होने का बहुत चांस है। उनको वार्म करना होता है, मसल बिल्डअप करना होता है, कुछ वार्म करने के बाद ही वो खेलने के लिए जाना होता है। बहुत एग्रेसिव राज होना नहीं चाहिए, अपने आप को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत चीज़ें हैं, आप पूछते रहेगा तो मैं बोलते रहूँगा। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं, और सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें हम सबको ही पता होती हैं। डॉक्टर मूर्ति, आपसे भी एक बेहद अहम सवाल मुझे करना है कि सिकाई का हमें अक्सर पता नहीं होता है कि घर में कोई चोट लग गई है, चलते फिरते कहीं हम टकरा गए, घुटने में चोट है, या कहीं भी किसी भी तरीके की चोट लग जाती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो हम सिकाई करने बैठ जाते हैं। अब ये हमें पता नहीं है कि हमें सिकाई कौन सी करनी है, गर्म करनी है, ठंडी सिकाई करनी है। तो कौन कौन से वो हालात है जिसमें गर्म सिकाई कारगर साबित होगी और जिसमें ठंडी सिकाई कारगर साबित होगी? ये हर इंसान को डाउट रहता है, डाउट कभी खत्म नहीं होता है। एक्चुअली क्या है, जो गर्म पानी कब करना, बर्फ के सिकाई कब करना, अभी दोबारा हम बताते हैं, या आई थिंक थर्ड टाइम बता रहा हूं मैं ये चीज। अगर गुम चोट है, अंदरूनी चोट है, अभी ताजा चोट है, इस पे तो गर्म करना नहीं है, करना नहीं है, सिर्फ बर्फ के सिकाई करना। बर्फ भी कब तक कर सकते हैं? 72 घंटा तक आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम चलते हैं, हाई हील्स पहन के चलते हैं, शू भी चलते हैं, अनइवन सरफेस में चलते हैं, एंकल में अक्सर एंकल में जो है ट्विस्ट आ जाती है, या फिर शोल्डर में इशू आ जाती है। तो उसमें आप जो ताजा चोट है उसमें आप बर्फ की सिकाई करिए, ठंडा सिकाई करिए। अगर आर्थराइटिस पेन है, बैक पेन है, ये आप उसके लिए ना गर्म पानी सिकाई कर सकते हैं। ताजा चोट में आपको गर्म पानी नहीं करना चाहिए। अगर चोट अगर हो गया तो उसमें भी आप ये मत सोचिएगा सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू है, आप ये मान के चलिए फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए जो बेसिक जो फर्स्ट एड जो कर लिए, बर्फ के सिकाई कर लिया, फिर उसके बाद उस जगह पे जैसे डॉक्टर प्रोफेसर विजय सर ने जो बोला है, इमोबिलाइज कर लीजिएगा। चाहे वहां पे जो भी पट्टी मिल रहा है उससे आप इमोबिलाइज करके पट्टी बांध के आप हॉस्पिटल जाइए, एक्सरे करिए, डॉक्टर को दिखाएंगे, फिर वो अपना ट्रीटमेंट, एक्सरे कराना, सीटी कराना वो कर देंगे। तो ये सब करिए, वो आपके लिए रिकवरी भी फास्ट रह जाएगा, रिकवरी फास्ट हो जाएगी। एक चीज़ और है कि अगर जैसे ट्रॉमा की कोई इंजरी हो जाती है, डॉक्टर के पास लिया जाता है किसी भी पेशेंट को, वहाँ वो ठीक हो जाता है, उसको काफ़ी हद तक ठीक कर दिया जाता है। अब डॉक्टर उससे कहता है कि अब आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी तरह से रिकवर करने के लिए किसी चोट को जब तक फिजियोथेरेपी नहीं होगी तो उसे मेरे ख्याल से ठीक करना इतना आसान नहीं होगा। फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं जाऊँगा वापस मूर्ति जी के पास। तो मूर्ति जी, किस तरह से फिजियोथेरेपी आप एडवाइस करते हैं, कैसे करते हैं, कितने दिन के लिए करते हैं और कहाँ तक रिकवरी के चांसेस रहते हैं मूर्ति साहब? फिजियोथेरेपी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसके बहुत टाइप्स है। अब आप आईसीयू में जाएंगे, वहाँ चेस्ट फिजियोथेरेपी अलग हो जाएगी, कार्डियो फिजियोथेरेपी अलग हो जाएगी जी। अब वार्ड में जाएंगे, अगर किसी को रिप्लेसमेंट हुआ, हिप रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट जी, उसके फिजियोथेरेपी फिर अलग होगा। अगर रूटीन जैसे बैक पेन हो गया, आर्थराइटिस नी पेन हो गया,
इसके भी अलग हो जाती। बट इसमें अब फिजियोथेरेपी पहले जैसे नहीं है, जब मशीन लगा दिया ठीक हो जाएगा, नहीं, थ्रू प्रॉपर एवेल्युएशन होती है, बायोमैकेनिकल एवेल्युएशन होती है, वो कैसे चल रहे हैं। क्योंकि एक मरीज अगर आपके पास आते हैं, वो बोलने के पहले हम आधा डायग्नोज कर लेते हैं, इनकी पंजे में क्या इशू है। वो कहेंगे मुझे कमर दर्द हो रहा है, फिर अगर देखा जाएगा उनका फ्लैट फुट होगा, नी टेढ़ा जा रहा, कमर में दर्द हो रहा। तो ये फिजियोथेरेपी से कॉम्प्रहेंसिव मेथड है, ये नहीं आइसोलेटेड आपका नी पेन को ही हम ट्रीट करेंगे। इसको इसलिए हम जनरलाइज ये टर्म हम यूज करते हैं, हम दर्द को ट्रीट नहीं करते हैं, दर्द के कारण वी डोंट ट्रीट पेन, वी ट्रीट कॉज ऑफ पेन। तो कॉज को खत्म करते हैं और आप उनकी बिल्कुल जो उसे फिट करने के लिए पूरा मतलब कोशिश करते हैं और फिट करके ही छोड़ते हैं उसको। यहाँ पर नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा किस तरह से ये जो ट्रॉमा इंजरी होती है वो हो सकती है और कैसे इस ट्रॉमा इंजरी से बचा भी जा सकता है। ये बहुत ही ख़ास प्रोग्राम रहा हमारा आज का, बिल्कुल लास्ट मरहले में हमारा प्रोग्राम पहुंच चुका है। यहाँ पर अब हम रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे अपने इन माहिरीन से कि आप अपने कुछ पैगाम दीजिए। आपके पैगाम बेहद ज़रूरी हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्हीं से हमारे प्रोग्राम देखने वालों को बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। मैं यहाँ शुरुआत करूँगा डॉक्टर तनकेश्वर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज, क्या पैगाम रहेगा आपका ट्रॉमा इंजरी से ताल्लुक़ रखता हुआ? जी, मैं इन जनरल एक वर्ड बोलना चाहता हूँ, लाइफ बहुत प्रीशियस है, ये लाइफ बहुत इजीली नहीं मिलते हैं और इनको इजीली जाने मत दो। सो ऐसे मत सोचो कि मैं बहुत जल्दी पहुँच जाऊँ तो जल्दी उस साइड में पहुँच सकते हैं। सो इसीलिए हर टाइम हर आदमी को प्रिकॉशन लेना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए कि मैं इंजरी ना हो जाए, खास करके बुजुर्ग लोग को ख्याल रखना चाहिए। और हमारा जो स्पाइन है उसको भी बहुत ध्यान देना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स है, उसको भी इंजरी, उनको ट्रीटमेंट करने से इंजरी ना होने का बहुत ज़रूरी है। और जैसे इंजरी होगा उनको स्पेशलिटी है, ट्रीटमेंट है, सेंटर्स है, वो उस टाइम का बात है। इसीलिए बहुत लाइटली लेना नहीं चाहिए लाइफ को, हमारा लाइफ बहुत प्रीशियस है। कितनी अच्छी बात बोली समरीन उन्होंने कि हमारी लाइफ जो है बहुत प्रीशियस है, उसे समझना चाहिए। आप क्या पैगाम लेना चाहेंगे, किस तरह से आप कोई पैगाम के बारे में डॉक्टर मूर्ति से या डॉक्टर विजय से क्या पूछना चाहेंगे इस ट्रॉमा को लेकर? जी डॉक्टर मूर्ति, आपसे तो यही पूछना चाहेंगे कि अगर किसी को किसी भी तरीके की इंजरी हुई है, कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम सर्जरी से, ऑपरेशन हमारा हो गया है तो हम ठीक हो गए हैं या दवाओं से हम ठीक हो गए हैं और वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाते हैं। उन लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी इक्वली कितनी इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बट हमारा जो सर्जन्स एंड फिजिशियंस उन सबको पता है, वो खुद बोलते हैं भाई सर्जरी हमने कर दिया, इसके बाद चलाने के लिए, उठाने बैठाने के लिए वो फिजियोथेरेपिस्ट ही करेंगे, उनको फॉलो करें। क्योंकि सर्जरी कर लिया, बोन अलाइनमेंट करके प्लेट स्क्रू कर दिया, इम्प्लांट चेंज कर लिया, वहां पे फिजियोथेरेपी नेक्स्ट आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ को ले आएंगे अच्छे से। आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज को फिजियोथेरेपिस्ट आपको प्रॉपर असेस करके गाइड करेंगे, क्या करना क्या नहीं करना। अब आप ऑपरेट करके आप बोल दिया, अब कब वेट देना, कब वेट नहीं देना, कब मोड़ना है, कब नहीं मोड़ना, वो सब फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताते हैं। तो फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी है। साथ साथ मुझे जो कंक्लूजन बुलेट पॉइंट्स है क्या है, एक तो हेलमेट पहनना जरूरी है, क्वालिटी हेलमेट, रॉन्ग साइड नहीं चलना चाहिए, स्पीड लिमिट मेंटेन करना चाहिए, एंड जो और एक वैल्यूएबल पॉइंट है ऑर्गन डोनेशन है। क्योंकि देखिए एक्सीडेंट हो रहा है, लोग दे लॉस लाइव्स ऑल्सो, तो वहां पे आप ऑर्गन डोनेट करवाइए। ऑर्गन में ये मत सोचिएगा ब्रेन हो गया, ये आपका किडनी हो गया, आईज हो गया, बट इसमें एक और भी अभी आजकल नया है, शायद आप लोग पता है कि नहीं पता, स्किन डोनेशन है। ये स्किन डोनेशन भी, क्योंकि अभी आने वाला अभी दिवाली है, बहुत बर्न्स बहुत होगा, उसको भी प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। आने वाला प्रोग्राम, आई थिंक वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें भी हम गाइड करेंगे। तो यहाँ पे स्किन डोनेशन भी आप करवाना जरूरी है। इसमें हम इसको कंक्लूजन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर विजय, जैसे कि डॉक्टर मूर्ति ने भी कहा कि दिवाली आने वाली है, तो आपका क्या पैगाम रहेगा, क्या हमें एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है ताकि हम खुशियों के लम्हों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, ना कि तकलीफ़ों को? नहीं जी, ये तो आपने सही कहा, दिवाली आ रही है और मैं तो यही रहेगा कि स्टे सेफ़, आप सेफ़ रहिए। और सेफ़ रहने का तरीका यही है कि आप सारे प्रिकॉशंस लीजिए। अगर दिवाली को स्पेसिफिकली देखा जाए, ऑल्दो अब दिल्ली में तो फायर क्रैकर्स नहीं अलाउड हैं,
पर ये प्रोग्राम पूरे इंडिया में आता है, बहुत जगह फायर क्रैकर्स का भी यूज़ होगा। तो उसमें आपको आपको एक तो लोग मतलब जो अगर आप क्रैकर ले रहे हैं, चला रहे हैं, वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, मतलब जो भी एक्रेडिटेड एजेंसीज़ हैं उनकी वो लोग मतलब इस टाइप से ना हो कि वो हाथ में ही फट जाए। उस पर प्रिकॉशन लीजिए, छोटे बच्चों को अलाउ ना कीजिए या कोई एडल्ट होना चाहिए उनके साथ में, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दिवाली पे हमने देखा है 2 चीज़ें, जैसे एम्स में भी जब पहले क्रैकर होते थे, एक बर्न इंजरी होती है और दूसरा अल्कोहल रिलेटेड इंजरी होती है। दिवाली पे बहुत लोग बहुत अल्कोहल पीते हैं, उससे एक्सीडेंट होते हैं, और ये दो कारण होते हैं जिसमें ट्रॉमा ज़्यादा देखा जाता है दिवाली के टाइम पे। तो अगर आप क्रैकर्स लेते हैं, क्रैकर चलाते हैं, तो आप उसमें प्रिकॉशन करके करिए। और मतलब स्पेशली दिवाली पे आप जैसे कपड़े वपड़े भी अच्छे पहनते हैं, तो उसमें जो आप जैसे कुर्ता वुर्ता पहना है या लेडीज़ हैं उन्होंने साड़ी वाड़ी पहनी है, तो आप केयरफुल रहिए कि उसमें आग लगने का डर रहता है जी। तो वो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है दिवाली के टाइम पे। और सेकंड ये है कि अल्कोहल का जहाँ तक यूज़ ना करें दिवाली पे, आप सेफ़ रहेंगे। थर्ड मेरे लिए यही रहेगा जो एज आप कहिए कि फाइनल मैसेज ये होगा कि जैसे डॉक्टर बरवा ने भी कहा है, डॉक्टर मूर्ति ने भी कहा है, प्रिकॉशन लीजिए, रूल्स को फॉलो कीजिए। हर एज में आप चाहे बच्चे हैं तो उनके साथ में अगर कहीं जाते हैं घूमने तो उनके साथ कोई एडल्ट हो, हाई राइजेज़ में आप केयरफुल लीजिए। जहाँ तक मतलब एडल्ट्स का है जो स्पोर्ट्समैन हैं, या मतलब उसमें ये भी एक है कि आप एकदम से जिम जाके ना शुरू करें, धीरे धीरे ग्रेडेड टाइप से अपनी मतलब पहले वार्म अप करें और फिर करें। और जहाँ तक एल्डरली हैं उनके लिए कि आप अवॉइड करिए स्लिपरी सरफेसेस पे। और दूसरा ये है कि अगर बहुत ही एल्डरली हैं, कुछ है मतलब और प्रॉब्लम्स भी है जैसे पार्किंसनिज्म या कुछ और मूवमेंट डिसऑर्डर वगैरह है, तो घर पे असिस्टेड डिवाइसेस होने चाहिए, वो रखिए। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। आप तीनों ही एक्सपर्ट ने बहुत ही बेहतरीन पैगाम हमारे नाजरीन को दिया है, और आज का ये जो मौजू है आपने इस पर खुलकर बातचीत करी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तीनों ही एक्सपर्ट्स का, शुक्रिया आपका। तो जैसा कि हमने देखा फरहान कि आज का मौजू बहुत ही सेंसिटिव था, और ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि जल्दी का काम शैतान का काम। तो किसी भी जो काम में है वो जल्दबाजी बरतने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो वो मैंने कहा ना खुशियों के लम्हात हैं वो तकलीफ के लम्हात में तब्दील हो सकते हैं। ऐसा ना हो, बिल्कुल ना हो। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर जिन पर ध्यान नहीं देते कि और ये सोच लेते कि हमें कुछ नहीं हो सकता, हमारे साथ कोई हादसा पेश नहीं हो आएगा। तो ऐसा सोचना तो बिल्कुल एक तरीके से बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि ये जिंदगी जो है वो खतरों से भी भरी हुई है, और हमें बचकर आप खतरों से बचे तो रहेंगे, लेकिन तब जब आप बेदार रहेंगे, होशियार रहेंगे, उन चीजों को समझेंगे जो हमारी हुकूमत बताती है, हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं। जी जी। तो आज का ये जो मौजू है, टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हमेशा की तरह जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है, आप भी हमसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hello.drdu@gmail.com। और आप हमारा ये जो प्रोग्राम है अगर देखना चाहते हैं दोबारा से, तो उसे DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो चलिए जनाब, टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। रखिए अपना और अपनों का खास ख्याल, हमें दीजिए इजाजत, आदाब। किसी भी बड़े हादसे या खतरनाक चोट से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई बड़ा हादसा पेश आ जाए तो सबसे पहले अपने हवास पर काबू रखें। फौरी मदद के लिए जरूरी फोन नंबर्स याद रखें। सड़क पर चलते या पार करते हुए होशियार रहें। गाड़ी या बाइक चलाते वक्त भी मुहतात रहें। गाड़ी महदूद रफ्तार में ही चलाएं। रफ्तार तेज होने से हादसे का खतरा बढ़ जाता है। अपनी गाड़ी या बाइक के रखरखाव का भी ख्याल रखें, ये भी हादसे का सबब बन सकता है। ट्रैफिक के ज़ाब्तों की हमेशा पासदारी करें। याद रखें, एहतियात से ही हादसात से बचा जा सकता है।